नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आज आपके साथ मनीषा। आज न केवल आप सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं और हमारे साथ हैं मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स अर्थात जिन एक ऐसी हस्ती हमारे साथ है आज जो कई गुणों के मालिक हैं। वो हैं लंदन से ज्ञान शर्मा जी, जो न केवल एक आईटी कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, प्लेनेटरी जेम एडवाइजरी भी है और पोएट, लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और साथ ही साथ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी ओन करते हैं। सर के इतने सारे पहलू हैं उनकी पर्सनैलिटी के कि मैं यदि खुद बताने बैठूंगी तो सारा टाइम मेरे को ही बोलने में चला जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि सर खुद हमें बताएं अपने बारे में। और सबसे पहले मैं जो उनकी एडमायरर हूँ वो है उनकी नेचर सर की। सर इतना कूल और काम रहते हैं, जितना मैं उनको जानती हूँ इतने सारे काम एक साथ करते हैं। तो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही कूल रहते हैं। तो सर इसका क्या राज है, प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को। नमस्कार मनीषा जी, हमको इस अपने चैनल हिंदुस्तान रेडियो से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का अभिनंदन। और बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके और बहुत मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में जैसा आपने पूछा कि बहुत सारी चीज़ों को मैं करता हूँ, तो एक्चुअल में क्या है कि मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ। कोई भी चीज़ अगर मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे प्लेट में होती हैं तो मैं तुरंत प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ कि क्या चीज़ टॉप प्रायोरिटी है। जैसे मान लीजिए कोई मैंने सोच लिया कि मेरे को मंडे को एक ये मान लीजिए यूट्यूब का वीडियो रिलीज करना है या किसी इवेंट के लिए तैयारी करनी है या ट्यूसडे को ये करना है, तो बस बट आई डू वन एट ए टाइम। मैं ऐसा नहीं करता कि सारी चीज़ें मतलब एक एक करके करता हूँ। प्रायोरिटी की लिस्ट बना लेता हूँ क्या करना है सबसे पहले, बस उस पर पूरा का पूरा फोकस, टोटल फोकस उस पर चला जाता है। 100% देते हैं। उसके बाद अगर किसी का कोई कहीं से फोन आ जाता है, ईमेल आ जाता है कि ये इवेंट में भी कुछ ध्यान देना है या इसमें भी करना है, तो वो भी प्रायोरिटी में आ जाता है, लेकिन वो उसकी सेट कर ली जाती है प्रायोरिटी। तो मेन चीज यही है कि किसी के लिए भी ये है कि अगर बहुत सारे काम अगर किसी के पास हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको प्रायोरिटी बना लें कि क्या चीज अर्जेंट है, क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हैं। और जैसे एक मेरी बहुत छोटी सी हैबिट है, आप लोगों को शायद आप लोग भी कर सकते हैं उसको, कि जैसे बहुत सारे लेटर आते हैं, पोस्ट में लेटर आते हैं या ईमेल्स आते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ जिस दिन वो लेटर आए उसी दिन मैं उसको फिनिश कर दूँ। मतलब उसका जो अगर किसी का कोई पेमेंट होता है या किसी को रिप्लाई करना है या ईमेल का है, तो वो नेक्स्ट डे वो नहीं जाता है नॉर्मली। तो वो क्या एक बहुत अच्छा रहता है कि आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को करनी, ये पेमेंट करना है, क्योंकि जितना आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे वो उतना उसका वेट जो है हैवी होता चला जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए, अपने लेटर्स हैं, अपने ईमेल्स हैं, जल्दी जल्दी सॉर्ट कर लीजिए और फिर अब बड़ी चीज़ों पे प्रायोरिटी बना लीजिए क्या करना है, तो बस इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, वेरी नाइस। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दर्शकों को ये मिलता है लेसन सीखने को। एक बात और जो मैं कहना चाहूंगी सर आपके बारे में, आप इतने हाई प्रोफाइल है फिर भी उसके बाद अपने दोस्तों के लिए आपके पास टाइम होता है। तो आज अभी मेरे मन में बस वो लाइन आ रही थी, वो जो पिक्चर का सॉन्ग है पप्पी जी का, लंदन से आया मेरा दोस्त। तो जैसे आज आपने हमारे रेडियो हिंदुस्तान के लिए समय दिया, तो ये भी मैं बताना चाहूंगी अपने ऑडियंस को कि सर हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी कहीं भी, किसी के लिए भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं सर अब शुरुआत करती, जो मेरा पहला प्रश्न है जो आप कर रहे हैं। हमारा जो भारतीय कल्चर है, संस्कृति है, वो बहुत ही ग्रेट है जैसे कि हम सभी जानते हैं। लेकिन आज जैसे हमारे कुछ अपने इंडियंस ही उसके बारे में नहीं जानते, विदेशी लोगों की तो बात ही क्या कहें। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं लंदन में, आप वैदिक ज्योतिष का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर, तो ये आपको आइडिया कैसे आया और आपका कैसा अनुभव रहा है इस बारे में सर? हाँ, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का शौक मेरे को बचपन से ही रहा है। मतलब मेरी ख्याल में जब हाई 10th 11th में पढ़ता था तब से मेरे को एस्ट्रोलॉजी का शौक हो गया। उसके बाद से मैं पढ़ता रहा, तो अभी मेरी ख्याल में बहुत साल हो गए, 20 25 30 साल से मैं पढ़ ही रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी को, अभी भी पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो एक ओशन है एक्चुअल में, जितना भी पढ़ेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया की जो 3 साइंस है जिसको माना जाता है वैदिक साइंस है, तो एक तो योगा हो गया, योग जिसको हम लोग बोलते हैं योग है, दूसरा आयुर्वेद है और तीसरा
तीसरा एस्ट्रोलॉजी है। ये हमारे तीन जो वैदिक साइंस हैं, ये एकदम समझ लीजिए एक भगवान का प्रसाद हमको मिला हुआ है हिंदुस्तान को, और इसको हमने पूरी तरह से इसको यूटिलाइज नहीं किया है। अभी आपने देखा होगा योग का तो प्रचार पूरे दुनिया में हो गया है, मोदी जी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया और भी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसमें। आयुर्वेद का भी प्रचार बहुत अच्छे से हो गया। वेस्टर्न वर्ल्ड में आयुर्वेद आजकल बहुत पॉपुलर है। तो मैं आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो आपको टर्मरिक लैटे एंड ये सब तरह तरह से दूसरे नामों से मिल जाएगा आपको, ड्रिंक जिसमें हल्दी पड़ी होगी, इस तरह की चीजें। आयुर्वेदिक का भी प्रचार बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन इस चीज का मेरे को बहुत अफसोस है कि भारत की जो सरकारें रही हैं अभी तक, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी भी एक वैदिक विजडम है, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही अच्छी साइंस है। लेकिन क्या हो गया है कि ये इतनी ज्यादा बदनाम कर दी गई है, 20-25 सालों में इतनी ज्यादा बदनाम हो गई कि अभी आजकल आप ये देखिए कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर ढूंढना एक बहुत ही रेयर, बहुत मुश्किल है एक्चुअली में अच्छे एस्ट्रोलॉजर ढूंढना। आप अगर वैसे तो जाएंगे तो आपको हर गली हर मोहल्ले में 2-4 एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे। लेकिन क्या है कि ना एस्ट्रोलॉजरों के पास कोई क्राइटेरिया होता है कि आपकी ये एजुकेशन होनी चाहिए तब यू कैन डू प्रैक्टिस। सबका क्राइटेरिया होता है, डॉक्टर के भी लिए एजुकेशन जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। आप 2 किताबें पढ़ लीजिए, रेलवे स्टेशन से लेके आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। फिर क्या होता है, उससे एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब हो जाता है। नाम यस, खराब हो जाता है, लोगों पे बिल्कुल खराब इंप्रेशन पड़ जाता है। तो वो जो नाम इतना ज्यादा खराब हो गया है, तो आज की कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इसको टच नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये एक तरीके से समझ लीजिए अछूत जैसी चीज हो गई कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। ये गलत थॉट है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी एक बहुत प्योर साइंस है, बहुत अच्छी साइंस है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो एक्चुअल में मैं यूके में जब से हूँ, करीब 15-16-17 साल से हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे लोगों को बताता रहता हूँ और क्लास वगैरह लेता रहता हूँ। और लोगों को इस तरीके से, लोगों की नॉलेज को मैं किसी तरह इन्हेंस करता हूँ कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी एक चीज है। एक्चुअल में ये भी एक वैदिक साइंस है, इसको भी आप जानो। और उसके बहुत सारे फॉलोअर पे जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता चला कि हाँ, इंडिया से योग भी आया है और आयुर्वेद भी आया है और एस्ट्रोलॉजी भी आई है। अब कितनी एस्ट्रोलॉजी कोई कोई ज्योतिषी सही बताता या कितनी गलत बताता, वो डिपेंड करता है उसकी नॉलेज लेवल पे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है और इसको, मेरा मकसद यही रहता है कि हम इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसको एक लेवल पे ले जाएं। और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारत की सरकारें इसको एक प्रामाणिक रूप से इसको पुश करना शुरू करेंगे, जब बोलेंगे हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी हमारे लिए गर्व करने का एक सब्जेक्ट है, उसको भी हमको प्रमोट करना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। तो आपके जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो इंडियंस हैं या और देशों के भी लोग हैं सर? बाहर के भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कंट्रियों के भी लोग आते हैं जो सीखते हैं। कोर्स, छोटे छोटे कोर्स हम करते हैं, जैसे ग्रुप में भी कोर्स होते हैं और 1-to-1 कोर्स भी होते हैं। बहुत सारे वीडियो में बना के डालता रहता हूँ एस्ट्रो लिस्टिंग में, चैनल में। और केवल ये है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब इसको जस्ट मैं, आई एम सेइंग इट इज माय वर्ड, एस्ट्रो अवेयर सोसाइटी। हमको एक एस्ट्रो अवेयर सोसाइटी का निर्माण करना है जिसमें लोगों को पता चले कि एस्ट्रोलॉजी में सही क्या है और गलत क्या है। मतलब क्या है कि ट्रू, जो उसकी जो रियल प्रिंसिपल्स है उसके साथ फेक की, इतनी ज्यादा फेक उसकी चीजें साथ में घुस गई हैं। जैसे काल सपयोगों पे हजारों करोड़ों का धंधा है, मांगलिक पे है, शनि पे है, वो शनि की 7.5 इनमें, इन सब चीजों पे। तो मेरा मकसद जो है एस्ट्रो लिस्टिंग का यही है कि हमको ट्रू जो उसके कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करना है, जिससे लोग एस्ट्रो अवेयर हो जाएं, लोग जान सके कि क्या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ठीक है, हम 15 दिन में तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, इसमें इतना खर्चा आएगा। ये गलत बात है। एक्चुअल में आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, किसी के दुख को दूर नहीं कर सकता, किसी किसी को केवल मानसिक शांति दे सकता है, इस तरह की चीजें का। तो और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा यूज जो मेरे हिसाब से वो है कि आपका समय कब तक खराब है, कब से कब तक खराब है और कब से कब तक अच्छा है, ये है एस्ट्रोलॉजर का काम, इतना बताना है केवल। अगर किसी कोई आदमी बहुत ज्यादा दुखी है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या होता है, बहुत डिप्रेशन आ जाता है। लोग सोचते हैं अरे मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मेरे पैसे चले गए, सब चले गए। लेकिन अगर वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, वो केवल ये बता दे कि तुम्हारा समय इस समय तक खराब है,
यहाँ से यहाँ तक का खराब है, इसके बाद तुम्हारा अच्छा समय आएगा। तो दैट इज द बिगेस्ट कंसोलेशन फॉर दैट पर्सन। उसके लिए कितनी बड़ी सांत्वना की बात है कि चलो अब मेरा समय हमको 2 महीने या 1 साल और काटना है, फिर अच्छा हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर का काम यही है, और फिर उसको तरह तरह की चीजें कंसोलेशन के लिए दी जाती हैं जिससे वो उसका बुरा समय कट जाए। बाकी आप किसी का भविष्य चेंज नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजर के पास ये काबिलियत है ही नहीं, ना मतलब किसी के पास भी नहीं है दुनिया में कि कोई किसी का भाग्य चेंज कर सके। जी बिल्कुल, वो तो सिर्फ अपने कर्मों से ही हो सकता है, अपना भाग्य तो चेंज अपने कर्मों से ही हो सकता है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी सर, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे जीपीएस सिस्टम भी है, जीपीएस सिस्टम की इन द वे की राइट डायरेक्शन, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये भी बता सकता है। जी। बहुत अच्छी बात है सर कि आप एक बाहर धरती पर, विदेशी भूमि पर भी आप जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सर एक ही और जो मेरे उसमें आता है कि भारत के जो नया रूप देखने को मिल रहा है, जो हम देख रहे हैं मोदी जी का नया भारत, तो वहाँ आप लोगों जैसे देखते हैं ना केवल अपनी इंडियन कम्युनिटी के, और जो बाहर के भी लोग हैं उनका कैसा विचार है, कैसा परसेप्शन है अब इंडिया के बारे में, जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा ही है, कुछ चेंज है? नहीं, एक्चुअल में ये जब ये पिछले समझ लीजिए जब से मोदी जी आए हैं लाइक 2014 से, उसके बाद से परसेप्शन भारत के बारे में बहुत बदल गया है। बहुत बाहर के भारतीय जो हैं वो तो मैं समझता हूँ कि उसमें मैक्सिमम जो हो गए हैं वो भारत के प्रति उनकी जो है एक देखने का नजरिया है वो बदल गया है। वो समझ रहे हैं अच्छा भारत अब एक एक बहुत ही विकासशील देश है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, और अगर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम इधर की उधर आती हैं छोटी मोटी, ये प्रॉब्लम से भी निकलता जा रहा है भारत। क्योंकि भारत को एक्चुअल में गवर्न करना मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। भारत को चलाना, सही तरीके से चलाना दुनिया का सबसे कठिन काम है ये। तो जो अभी की जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम सब लोगों के बाहर जो विदेश में रहते हैं उनमें भारत की बहुत इज्जत बढ़ी है। ये हुआ है कि भारत बहुत ऊंचाई पे जा रहा है, और अगर भगवान न करे किसी तरह की कोई कोई मतलब वैश्विक कोई दुर्घटना या इस तरीके जैसे यूक्रेन टाइप का चल रहा है, इस तरीके की चीजें ज्यादा नहीं आती हैं, वायरस वगैरह ज्यादा नहीं आता, तो ऐसी उम्मीद है कि मतलब आने वाले 10 सालों में भारत बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में उभरेगा, और जो बहुत तेजी से इस पे काम चल भी रहा है। तो हम लोग बहुत आशावान है एक्चुअली भारत के लिए, और सबका नजरिया भारत के लिए बहुत आशावान है कि भारत बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है आजकल। ऐसा ही हो, हम भी ऐसे ही विश्वास रखते हैं। तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग भारत के स्वर्णिम भविष्य के बारे में सोचते हैं और आशा करते हैं। सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जैसे राइटिंग में कैसे इंटरेस्ट हुआ? जैसे आप लिरिसिस्ट है, कंपोजर भी हैं, तो एक साथ माँ सरस्वती का वरदान है आपके ऊपर, तो एक्चुअल में ऐसा था कि मैं गजल गाता हूँ, बचपन से ही गजलों का शौक है मेरे को। तो मैं कई बार अभी कई कई साल पहले की बातें हैं, जब जब मैं सोचता था कि अच्छी गजलें मेरे को ढूंढनी है जिससे मैं उनको गा सकूं, अच्छी गजलें ढूंढी, तो मैं तरह तरह की बुकें ढूंढता रहता था। जो उर्दू की बुकें होता था उनसे भी लोगों से ट्रांसलेट कराता था इसमें क्या लिखा है। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि एक्चुअल मैं क्यों ऐसा करूं ना, मैंने ये कि मैं खुद ही गजल को लिख देता हूँ, अच्छी अच्छी गजल लिख देता हूँ। तो फिर मैंने गजल लिखनी शुरू करी। तो फिर सबसे पहले तो मैं धुन बना लेता हूँ, क्योंकि धुन मेरे को कुछ ना कुछ ध्यान आ जाती है। धुन जैसे बन जाती है फिर उस पर मैं शब्द डाल देता हूँ तो वो गजल बन जाती हैं। तो मैंने जो गजलें अभी रिसेंट में लिखी हैं कुछ सालों में, काफी अच्छी गजलें हो गई हैं, और फिर वो कविता भी बनने लगी। एक्चुअल में ये हुआ कि कोई टॉपिक आ गया, जैसे कोई, जैसे मान लो मेरे पिताजी की डेथ हुई थी उस पे हुआ, या फिर कोई और हम लोग विदेश आए हैं या घर छूटा है, तो इस पे जो एक जो वास्तविक घटनाएं हैं उस पे मैं कविता भी लिखने लगा। तो इस तरीके से अपने आप ये सिलसिला शुरू हो गया, और अभी हाँ जब जरूरत होती है वैसी कविता लिख लेता हूँ मैं। रेतु का घर जो आपका एल्बम था गजल का, वो तो बहुत ही फेमस और पॉपुलर हुआ था। जी हाँ। उसके बारे जी में बताइए, कैसे एकदम से हाँ, उसका? वो एक गजल मैंने लिखी थी रेतों के घर, और बहुत अच्छी गजल रही थी। उसका मैंने कंपोजिशन किया था, लिखा भी था, और तलत अजीज साहब जो हैं इंडिया के टॉप गजल सिंगर हैं, उन्होंने उसका म्यूजिक दिया था। तो वो गजल रिलीज हुई थी 2020 2020 में 2020 में, और वन ऑफ द टॉप गजल वो डिक्लेयर हुई थी ऑफ दैट ईयर एक्चुअली। तो काफी अच्छी गजल रही थी, काफी पॉपुलर। अगर आपने नहीं सुनी हो तो सुनिएगा, रेतों के घर सर्च करिए और सुना था मिल सर, जाएगी। तभी मैंने बात की। जी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी सर।
ऐसे अभी मुझे बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अभी जैसे म्यूजिक की बात आई, मैंने आपके जैसे विचार भी इसके बारे में पढ़े हुए हैं कि म्यूजिक जो है उसका कोई कोई आई मीन कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, कोई नेशनलिटी नहीं है। जो म्यूजिक है वो एक मतलब जैसे सोलफुल है, मतलब जैसे सोल से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं सुनना चाहूंगी आपकी आवाज में आपकी फेवरेट कुछ सॉन्ग, कुछ जो जी, थैंक आपकी फिलोसफी या आपकी पसंद को जी बताते हो। हाँ, तो मैं जैसे एक तो गजल सुना देता हूँ जरा सा। एक अभी गजल मेरी जो है पिछले साल ही मोहम्मद वकील साहब हैं, बहुत बड़े गजल सिंगर, उन्होंने मेरी ये गजल गाई थी, उसको मैंने कंपोज भी किया था, तो उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ मैं। एक है, जी सर। दिल में वो आके चले गए तो आने की उनको दो सजा, सपने सजाए दिल ने जो सपने सजाए दिल ने जो, तू लुटने की दिल को दो सजा, दिल में वो आके चले गए तो आने की उनको दो सजा। इसका एक शेर बड़ा अच्छा है। जी वेरी नाइस। दिल जो धड़कता है बार बार, रुकना न जाने एक बार, दिल जो धड़कता है बार बार, रुकना न जाने एक बार, उनसे बिछड़ कर धड़कता है जो, दिल को धड़कने की दो सजा, उनसे बिछड़ कर धड़कता है जो, दिल को धड़कने की दो सजा। यार थैंक बहुत यू। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने तो माहौल बना दिया है बिल्कुल, यहाँ पर बारिश वाला मौसम हो रहा है जहाँ मैं हूँ। अच्छा और अच्छा, इतना सुंदर गजल, बहुत थैंक अच्छा। ये मैंने सुना था आपका, ये यू। वाला भी मैं सुन चुकी, तभी मैंने कहा था आपसे सुनने के लिए। हाँ, बहुत टचिंग है सर ये भी। अच्छे अभी हाँ। जैसे सर मैं एक बात, अभी म्यूजिक में ही जैसे अभी आपका क्या है, कोई फ्यूचर कुछ प्लानिंग इसमें चल रही है क्या, कुछ और है अभी क्या? एक गजल एक्चुअली पे रिकॉर्ड हो गई है, वो भी उस तलत रिलीज नहीं करी थी उसी समय में, तो वो उस मतलब वो फास्ट गजल है, गजल सॉन्ग जैसा है वो गजल रिकॉर्ड करके वो बंद रखी है डिब्बे में, तो उसका अभी उसको अभी रिलीज करना है। तो एक्चुअली में कुछ ऑफर मेरे पास आए हुए हैं रिलीज करने के लिए, तो उसका वीडियो बनेगा फिर वो रिलीज होगी, पर वो अभी अभी देखते हैं कब होता है वो काम। ऐसा ही बहुत सारी वो प्रायोरिटी में अभी है नहीं मेरी एक्चुअल में, इसलिए ऐसा हो रहा है, बट जिस दिन होगा लिस्ट में तब हो जाएगा वो भी। शुभकामनाएं हमारी, जल्दी थैंक से जल्दी थैंक आए, हम सब सुने थैंक उसे। सर थैंक जैसे अभी मैं एक और पूछना चाहूंगी, जैसे आप कवि सम्मेलन में भी जाते हैं और कॉन्सर्ट वगैरह भी जैसे कराते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, तो दोनों में बेसिकली क्या फर्क और क्या उनकी फीचर्स है स्पेशल? कवि सम्मेलन एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ही मतलब इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है, उसको छोटे पैमाने पे किया जा सकता है। जैसे अभी कल हमने इंडियन हाई कमीशन के साथ एक कवि सम्मेलन किया था, तो वो जूम पे था, तो जूम पे मतलब इतना ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे कवियों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, और हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे हमारे मित्र हैं जो कि कवि हैं, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उसको अरेंज करना इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन जो रियल इवेंट होती है, बड़ी इवेंट होती है, वो इज दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, क्योंकि अभी आजकल क्या है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, तो बहुत सारे मतलब लोग फिर अपने उसमें सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को इस इवेंट में जाना है, इसमें नहीं जाना है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छे कलाकार नहीं है और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी नहीं है, सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू अरेंज कोई प्रॉपर इवेंट। और उसके बाद अगर आप उसको कॉमर्शियल इवेंट है तो उसमें पैसा निकालना भी आजकल मतलब इतना इजी नहीं है, तो दैट इज वेरी एक पूरा डिफरेंट बॉल गेम है एक्चुअल में। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके पास कलाकार ऐसा होना चाहिए कि जिसके नाम पे टिकट तुरंत बिक जाए, और अदरवाइज ये है या इवेंट कराना एक बहुत बड़ा काम है एक्चुअल में, वो दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट जॉब। बट ठीक है, चलता रहता है। हाँ मैं सर मेरा अभी म्यूजिक से ही मतलब जुड़ा हुआ फिर से एक और प्रश्न आता है आपके लिए, जानती हूँ मैं आपका समय बड़ा कीमती है, यू हैव सो मेनी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स।
बट एक और मैं पूछना चाहूंगी सर, जैसे ऐसा क्यों होता है कि जैसे जो सेलेब्स है हमारे, जैसे कि अभी के तो बड़ा सैड डिमाइस था उनका, अनटाइमली। तो जब वो उनके लाइफ टाइम में उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, मैंने देखा जितने उनके डिमाइस के बाद हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही थी। तो इसका क्यों ये क्या रीजन है कि लाइफ टाइम में हम इतनी ऐसे ही हुआ था गुरुदत्त साहब के साथ भी, बहुत ही अच्छे एक्टर रहे हैं वो भी, फिल्म मेकर रहे हैं। तो उनके उनकी तो डेथ का भी यही कारण था कि उनकी जो पिक्चर थी, उनका जो ड्रीम था वो फ्लॉप हुई, और लेकिन उनकी डेथ के बाद एकदम से सुपरहिट। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग उनकी लाइफ टाइम में क्यों नहीं कदर करते लोगों की, और उसकी उनकी डेथ के बाद अचानक से एकदम से सैलाब आता है? ये बात आपने बहुत सही कही। एक्चुअल में ये हमारी भूल रहती है, और उसका एक कारण ये भी रहता है एक्चुअल में कि अभी क्या है, जैसे हजारों गाने वाले सिंगर हैं, हजारों टॉप के सिंगर हैं, ठीक है। तो अब हमारा कंसंट्रेशन रहता है दो चार सिंगरों पे जो टॉप के हैं, जैसे अरिजीत वगैरह हो गया, दो चार पे हो गया, और हमको के भी रहता है, पसंद रहता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहता है, पीछे रहता है। लेकिन क्या होता है, जब उनकी डेथ होती है तो सारा फोकस फिर वहां पे चला जाता है, फिर हमको रियलाइज होता है अरे दैट ही वाज अ ग्रेट सिंगर, ये है। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी एक्चुअल में ये तो होता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज होती हैं एक्चुअल में हर एक, आपकी और हमारी सबकी। ये होता है कि बहुत सारे हजारों सिंगरों में से आप दो तीन ही को सुनना पसंद करती हैं जिनको आप रोज सुनती हैं। तो के को हम रोज नहीं सुनते थे आजकल, क्योंकि जब उनका जमाना था तब हम उनको सुनते थे। तो ये है कि जब आदमी को मरने के बाद ही लोगों की वक्त कद्र ज्यादा होती है, ये एक हार्श रियलिटी है एक्चुअल में, ये तो है एक्चुअल में। मैंने एक गजल लिखी थी हमारे पिताजी की पुण्य तिथि पे एक्चुअल में, वो इसी से रिलेटेड है एक्चुअल में, तो उसकी मैं दो लाइनें सुनाता हूँ, जी सर, है जरूर। ना। तो जैसे ये है कि मौत के बारे में है, इसे है, कहते हैं मौत जिसको इधर होगी जिंदगी कहीं, सूरज जो ढल रहा है इधर निकलता है फिर कहीं, कहते हैं मौत जिसको इधर, और करके यकीन खुदा पे दबाना मजार में, करके यकीन खुदा पे दबाना मजार में, बोया है फिर मुझे जो इधर निकलूंगा कल कहीं, बोया है फिर मुझे जो इधर निकलूंगा कल कहीं। और एक इसमें बड़ा अच्छा शेर है एक ठो, होगा तेरी ही फतह में फिर तेरे पिता कहाँ, होगा तेरी फतह में फिर तेरे पिता कहाँ, जिंदा है मुझ में मेरा पिता मरता है क्या कहीं, जिंदा है मुझ में मेरा पिता मरता है क्या कहीं, कहते हैं मौत जिसको इधर। हाँ, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत टचिंग, सेंटी हो गई सर। मैं भी अभी थैंक यू। रिसेंटली आई लॉस्ट माय मदर ना, तो मुझे भी एकदम से खुद से आइडेंटिकल लगा कि मुझे भी अंदर से बार बार ऐसे लगता है कि मेरी हाँ, मदर भी यही है मेरे साथ ही। ऐसे ऐसा मतलब होता दिल है रेडी एकदम। नहीं होता। हाँ, जी बिल्कुल। एक आध बहुत। कविताएं ऐसी हैं, एक कविता मेरी ऐसी है घरों की कहानी, उसको एक्चुअल में मैं, बहुत अच्छी कविता है, लेकिन मैं उसको सुना नहीं सकता, क्योंकि मैं सुनाऊंगा तो मेरे आंसू निकलते हैं। इसलिए कुछ कविताएं ऐसी होती हैं, कुछ इतनी होती हैं जिसमें वो सेंटीमेंट होते हैं बहुत ज्यादा, और जो मैं लिखता हूँ तो मैं पूरा दिल से लिखता हूँ, जो जो मेरे सेंटीमेंट होते हैं, तो पूरा बिल्कुल। गाते समय भी वही सेंटीमेंट आते हैं, तो आंखों से आंसू आते हैं, तो वो कविता खराब हो जाती है। मेरी तो अभी आपकी लाइन सुनकर भी आंखें ना ऐसी, आईज में पानी आ रहा है ऐसे, थोड़ा सा वेट हो रही है ऐसे। बिल्कुल एटर्नल जिसे ट्रुथ कहते हैं ना, वही आपने कहा कि एक नया सफर है, और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया कि डेथ एंड नहीं है, एक नया सफर है। हमें जी। नहीं पता उस दुनिया के बारे में, लेकिन बस यही है, हम लोग यही मानते हैं। बहुत सुंदर, जो एक फिलोसफी है आपकी, सच में बहुत ही अट्रैक्ट करती है सर। थैंक बहुत सौभाग्य हमारा कि आपने हमें समय दिया सर। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, या हमारे लिए कुछ ऐसा, यू। इंडियंस के लिए स्पेशली, जैसा आजकल हमारे यहाँ चल रहा है
जो ऐसा माहौल चल रहा है, इसमें मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार है, जैसे आजकल हमारा चल रहा है, वुड यू लाइक टू सजेस्ट? मैं सभी भारतीय लोगों से कहना चाहूंगा एक चीज ये है कि बहुत दुनिया में इस समय बहुत कम देश हैं जो कि स्टेबल हैं, जो कि स्थिर हैं। स्थिर इकोनॉमी, स्थिर जहाँ की सामाजिक व्यवस्था, जहाँ पे स्थिरता चल रही, उसमें भारत बहुत ऊंचाई पे है। एक्चुअली बहुत कम, आप उंगलियों पे गिन सकती हैं वो कंट्रियां जो कि स्थिर हैं एक्चुअल में। अमेरिका और जो थोड़ी बहुत जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और ईस्ट अफ्रीका में भी दो चार कंट्री हैं जो कि स्थिर हैं, और गल्फ में भी दो चार कंट्री हैं जो कि स्थिर हैं। वहां पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का रूल है। और उसके अलावा एशिया में तो आप बिल्कुल ही सोच लीजिए, बहुत कम कंट्री है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इज्जत होती है, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं गुजर रहे हैं, जहाँ पे क्रांति नहीं चल रही। जैसे लंका की हालत देख लीजिए, श्रीलंका की आप, पाकिस्तान की आप देख लीजिए, और इस तरीके से और भी अफगानिस्तान वगैरह के देख लीजिए। कंट्रियां बर्बाद हो गई हैं, चलो कंट्रियां बर्बाद हो गई। तो इसलिए इंडिया जो है, भारत बहुत अच्छी स्थान पे है इस समय। तो हम, हमारी हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे भारत की इज्जत को और भारत की प्रोग्रेस को चोट पहुंचे। मतलब जो छोटी छोटी अगर कोई इशू आते हैं ना, तो उसमें आप भारत बंद और उसका विरोध इतना मत करिए कि सरकार के आप कदम को रोक लें। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, सरकार की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। कृपा करके हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप इसमें फुल स्टॉप मत लगाएं। आप सरकार के पैर को खींचे मत। एक्चुअल में इतनी अच्छी सरकार चल रही, और ये सरकार सबकी सरकार है, सबकी सरकार है। जैसे बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो जो है, तो मतलब सबकी सरकार है, सबके लिए काम कर रही है। तो अगर किसी तरीके के भड़कावे में ना आए, और बहुत ही अपनी अकल से काम लें, और ये सोचे कि भारत इतना अच्छी तरीके से एक एक अच्छी स्टेज पे पहुंच गया है, तो हम सब लोगों को ये करना चाहिए कि भारत को किसी तरीके की कोई क्षति न पहुंचे। भारत एकदम सीधे रास्ते पे चलता रहा तो भारत 10 सालों में एक मतलब बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करेगा। 10 सालों में भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मैंने वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा नहीं बोल सकता मैं, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा। और आप लोगों को मालूम है कि डिफेंस एक्सपोर्ट का कितना बड़ा रोल है किसी भी कंट्री को ऊंचा करने में। अमेरिका हुआ और जो रशिया हुआ, जो भी कंट्रियां हैं, वो डिफेंस एक्सपोर्ट के बल पे ही आज इतनी ऊंचाई पे हैं। तो इंडिया में जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है कि बहुत तेजी से डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है, और भी चीजों का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए इंडिया बहुत सही रास्ते पे जा रहा है। कृपा करके उसका साथ दें। हमारी जो भी सरकारें हैं, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी का साथ दें या कांग्रेस का साथ दें, जो भी सरकार चल रही है इस समय, उसके रास्ते में रोड़ा ना अटकाएं, कम से कम अटकाएं, और उसको प्रगति के पथ पर अग्रसर करते रहें। ये हमारा सबसे बड़ा राष्ट्र सेवा होगा सभी लोगों से। और हमको अपने मंच में जोड़ने के लिए रेडियो हिंदुस्तान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा जी, आपका धन्यवाद। और ऐसे ही रेडियो हिंदुस्तान सब लोग देखते रहें, और बहुत अच्छा, शुभकामनाएं सभी को। जी सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। सही कहूँ तो दिल नहीं भर रहा, बात मन कर रहा है कि बस बात ही करती जाओ, बातों का ये सिलसिला चलता जाए। बट मुझे पता है कि आपका टाइम, अभी आपको और भी अपॉइंटमेंट्स है, तो फिर मिलेंगे आपसे। फिर जब भी आपके पास टाइम हो तो प्लीज हमें शेयर करिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा अपना। रेडियो हिंदुस्तान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप हमसे जुड़े हैं आज। तो फिर आशा करती हूँ आप हमें मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनीषा जी, आपके नमस्कार। एल्बम के लिए शुभकामनाएं, जल्दी से हमें सुनने के लिए मिले, जल्दी रिलीज हो वो। जी, जी थैंक सर, यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार धन्यवाद, सर। नमस्कार।